हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजय सिंह क्लासेस। मैं गौतम राय, आपका मैथ्स टीचर। ठीक है, तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैथ्स का जिम्मा हमने आपका उठाया है, आपको फुल मार्क्स दिला के ही रहेंगे। ठीक, पिछले कुछ सेशन में हम एनसीईआरटी की बुक को स्टार्ट कर रहे थे और स्टार्ट करके हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वो आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक, अगर हिंदी में बोला जाए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है और टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। तो पहले आप वेरिएबल्स का मतलब समझिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स को कहते हैं चर। हिंदी में वेरिएबल को कहा जाता है चर। ठीक है, वेरिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है बताइए, सोचिए। वेरिएबल वर्ड का मतलब होता है कि वैल्यूज जिसकी चेंज होती रहे, कंटिन्यूअसली चेंज होती रहे, वो होता है वेरिएबल। ठीक है, उसको कहते हैं चर। तो आप बताइए, आप आज 10th क्लास में हो, आप 4th, 5th, 6th क्लास से क्वेश्चन करते थे, लेट द नंबर इज एक्स। आप एक्स मान लेते थे और फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे हम एज वाले क्वेश्चंस करते हैं। और जब हम एज वाले क्वेश्चन करते थे तो हमें क्या चाहिए रहता था? एक वेरिएबल चाहिए रहता था, जिसे हम क्या मानते थे? एक्स मानते थे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, तब से लेकर आज तक जब जब आपने क्वेश्चन में एक्स माना है तो क्या एक्स की वैल्यू एक ही आई है, समान आई है, बराबर आई है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है? हर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू अलग अलग आती है, जिसके लिए हमें इसको नाम दिया गया वेरिएबल्स, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। समझ में आया? तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू हर जगह क्या हो सके? चेंज हो सके। तो इस कारण क्या करते हैं, जो अल्फाबेटिकल टर्म्स होते हैं जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे कहलाते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होंगे? एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर और सो ऑन, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर अल्फाबेटिक टर्म होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? हमारे वेरिएबल्स कहलाएंगे। तो दूसरी चीज होती है हमारी कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट की बात की जाए तो कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर। क्या कहते हैं बेटा? अचर। ठीक है, तो अचर क्या होते हैं? अचर और कांस्टेंट का क्या मतलब होता है आपके हिसाब से? कांस्टेंट मतलब होता है जो कभी भी चेंज ना हो। ठीक है, जैसा वेरिएबल मतलब होता है हर जगह जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, लेकिन कांस्टेंट का मतलब होता है जो कभी चेंज ना हो। अचर का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, जिसका मान कभी भी चेंज ना हो। तो बात करते हैं अचर के अंदर आते हैं नंबर्स 1 2 3 4 और सो ऑन। नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे अचर कहलाते हैं या कांस्टेंट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अगर मैंने बोला कि मैं आज आपको 5 रुपए दे रहा हूं, तो 10 साल बाद भी वो 5 रुपए ही होंगे, है ना? वो कभी चेंज होगा क्या? नहीं। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? वो अचर हो जाएगा। इतना समझ में आया? चर क्या होता है, अचर क्या होता है। अब हम आते हैं इक्वेशंस के ऊपर, लीनियर इक्वेशन के ऊपर। तो याद रखना, अगर हम चर और अचर को, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट को अर्थमेटिक साइंस का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन साइन का यूज करके कंबाइन कर दें। अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन सब के साथ क्या कर दे? कंबाइन कर दे, तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बन जाएगा हमारा इक्वेशन। क्या बन जाएगी? इक्वेशन। अब इक्वेशन और पॉलिनोमियल में भी एक डिफरेंस होता है। तो मान के चलिए, अगर मैं एक यहां पे एक्सप्रेशन लिख रहा हूं 2x + 3y = 9, और एक लिख रहा हूं 2x + 3y। ठीक है, तो एक सिंपल सा लॉजिक चलता है कि अगर इक्वल टू लगा हुआ है तो वो हो जाती है इक्वेशन, और अगर इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है तो वो हो जाता है हमारा पॉलिनोमियल। तो अगर इक्वल टू लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इक्वेशन, और ये क्या हो जाएगी? हमारी पॉलिनोमियल। तो जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल पढ़ा है, और चैप्टर नंबर 3 में हम इक्वेशन पढ़ेंगे। यहां पे एक वर्ड है लास्ट, लीनियर। लीनियर का मतलब होता है रैखिक। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है रैखिक। तो ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी हो? 1 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो, जिसकी डिग्री या फिर घात कितनी हो? 2 लिखा है मैंने,
जिसकी घात कितनी हो, 1 हो, वो क्या कहलाता है हमारा लीनियर इक्वेशन। क्या कहलाएगा, लीनियर। मतलब जो भी एक्सप्रेशन हम लिखेंगे ना उसमें कोई पावर नहीं लगी हुई रहेगी, और कोई पावर अगर नहीं लगी तो वहां पे क्या रहेगा, पावर 1 रहेगा। समझ में आ रहा है आपको, तो वो हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब यहां कह रहा है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो इसका मतलब है कि हमारी जो इक्वेशन रहेगी उसमें 2 वेरिएबल्स रहेंगे, सिर्फ x या फिर सिर्फ अकेला y नहीं रहेगा, x और y दोनों रहेंगे। ठीक है, तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन रहेगी बेटा वो रहेगी, मान के चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2x + 3y = 7। तो देखो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर। ये जो समीकरण लिखा है मैंने वो कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण। क्यों, क्योंकि इसकी कोई पावर लगी हुई है क्या, देखो x के ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब वहां पावर 1 है, y के पावर कोई नहीं, मतलब वहां पे 1 है। तो ऐसा समीकरण जिसकी डिग्री या फिर घात कितनी होती है, 1 होती है, वो कहलाता है हमारा रैखिक या फिर लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया 2x² + 3y + 7 = 0, मैंने एक इक्वेशन बना दी। लेकिन ये लीनियर है क्या, ये रैखिक है, नहीं है। क्यों नहीं है रैखिक वो, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी आ रही है, देखो x के ऊपर क्या पावर लगा दी मैंने, 2 लगा दी, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। 2 वेरिएबल है क्योंकि x² आ रहा है और y आ रहा है, वेरिएबल तो 2 है बट इक्वेशन लीनियर नहीं है। क्यों, क्योंकि डिग्री कितनी लगी हुई है उसमें, 2। तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, ऐसी इक्वेशन पढ़नी है जो लीनियर भी रहेगी और 2 वेरिएबल भी रहेंगे। ठीक, तो अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं लीनियर इक्वेशन का। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, और हिंदी में बेटा आप इसको बोलोगे मानक रूप। मानक रूप एमपी बोर्ड के लिए ये जो एमसीक्यूज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। तो आप क्या लिख कर आओगे, ax + by + c = 0। अगर आपसे बोला जाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, ax + by + c = 0। ठीक है, तो आई होप आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में पता चल गया होगा। हम अब इसकी कुछ कंडीशंस के ऊपर आते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में बस ये लाइन नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है इसका। अगर हम लिखते हैं ax + by + c = 0, मैंने कि लीनियर इक्वेशन लिख दी, तो आप हमेशा याद रखिएगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, लाइन को, रेखा को। अगर हमने एक इक्वेशन लिखी है तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा लाइंस है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बोलेंगे a1x + b1y + c1 = 0। तो ये हो गई हमारी पहली लाइन जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमारे पास मान के चलो एक और लाइन है, तो हम लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0। तो ये हो जाएगी हमारी दूसरी लाइन। ठीक है, तो आगे से आप याद रखिएगा, अगर आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है लीनियर इक्वेशन, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी और उसी के अकॉर्डिंग अपनी कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो हमें पढ़ने हैं आगे जाके। ठीक, तो आप इसको फटाफट लिख लीजिए। और हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स के लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, 2 इक्वेशन, क्योंकि अगर हम 2 इक्वेशन रहेगी तभी हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर हमें 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब 2 इक्वेशन होगी। पहली होगी a1x + b1y + c1 = 0, और फिर होगी a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ठीक, हमारे पास कुछ कंडीशंस लिखी हुई है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये कंडीशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए और क्वेश्चन के लिए। अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये जो 3 लाइन लिखी हुई है, इसमें से एक लाइन कम से कम आपके एमसीक्यूज में आएगी ही आएगी। वो फिलअप में आ जाए, मैचरी कॉलम में आ जाए, या चूज इन 1 वर्ड में आ जाए, सॉरी राइट इन 1 वर्ड, या चूज द फॉलोइंग में आ जाए। ठीक है, आएगी 100%। तो देखो क्या कह रहा है, फॉर इक्वेशन
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये पहला कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। तो पहले हम आपको समझाते हैं ये है क्या। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, उसको सॉल्व करने पर आपके साथ कोई 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन, आपका एक परफेक्ट आंसर आ जाए, ठीक है। अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक परफेक्ट आंसर आना चाहिए, ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, आपका आंसर ही ना निकले, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो बट आपका आंसर नहीं निकल पा रहा है, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या, आपका जो आंसर आएगा वो एक से ज़्यादा आंसर आएंगे, मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसे आंसर आने लगेंगे जो सेटिस्फाइड करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस 3 कंडीशन के अलावा कोई चौथी कंडीशन आपके साथ नहीं हो सकती। पहली कंडीशन क्या बोली, आपका परफेक्ट आंसर आ जाए। दूसरी कंडीशन क्या, आपका आंसर ना निकले। और तीसरी कंडीशन क्या, एक से ज़्यादा आंसर निकलने लगे। तो ये 3 कंडीशन हमने यहाँ पे वेरीफाई की है, जिसको हमने लिखा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन जो होती है वो बोलता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जैसा हमने आपको बताया कि ये दोनों इक्वेशन क्या करती हैं, लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो मान के चलो अपनी पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, और इन दोनों ने क्या किया, एक पॉइंट पे क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। देखो कर दिया, दोनों ने क्या किया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। इसका मतलब अगर कभी भी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो आपका आंसर निकलेगा, आपका आंसर आएगा। और यही कंडीशन लिखी है हमने, यूनिक सॉल्यूशन या फिर लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको हिंदी में बोला जाएगा अद्वितीय हल हो या फिर रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। इसकी कंडीशन तब सेटिस्फाइड होगी जब आप इसको फॉलो करोगे। तो कंडीशन क्या है उसकी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 की वैल्यू और b1/b2 की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं आएगी, ठीक है। तो अद्वितीय हल या फिर यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होगी, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, b1/b2, मतलब आपका एक परफेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड लाइन हमने आपको क्या बताई थी कि आपका कोई आंसर ना निकले, तो उसको क्या बोला जाएगा हिंदी में, नो सॉल्यूशन, और सॉरी इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, नो सॉल्यूशन। और आप उसको हिंदी में क्या बोलोगे, कोई हल ना हो, ठीक। कोई हल ना हो का क्या मतलब होता है, कोई हल ना होगा मतलब कोई आंसर ही नहीं निकलेगी। और हमने आपको जस्ट अभी बताया जब तक लाइन इंटरसेक्ट करेगी तभी आपका आंसर निकलेगा। तो मुझे बताओ आपका आंसर कब नहीं निकलेगा, जब लाइन कट नहीं करेगी। और लाइन कब नहीं कट करती है, जब दोनों लाइंस कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, या फिर दोनों लाइन कैसे हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू आपकी बराबर आएगी बट c1/c2 की वैल्यू बराबर आपकी नहीं आएगी। तो वो कंडीशन हो जाएगी आपकी पैरेलल की, ठीक है, ठीक। और तीसरी कंडीशन क्या है, मैनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन लाइंस आर कोलिनियर। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। आपको तीसरी कंडीशन हमने क्या बताई थी, पहली बताई थी कोई आंसर ना निकले, दूसरा क्या बताया था, पहले बताई थी एक परफेक्ट आंसर आ जाए, दूसरा क्या बताया था, कोई आंसर ना निकले, और तीसरा क्या बताया था, एक से ज्यादा आंसर आए। तो एक से ज्यादा आंसर कोई क्या कहा जाता है, मैनी सॉल्यूशन या फिर अनेक हल हो, ठीक है। तो अनेक हल कैसे होंगे, ठीक, या फिर लाइंस कोलिनियर हो, संपाती हो। इसका मतलब होता है जब एक जगह पे कट कर रही थी तो हमारा एक आंसर आ रहा था, अब लाइन क्या करेगी, एक से ज्यादा पे कट करेगी। तो बेटा अगर एक से ज्यादा पे कट करेगी तो ये हो गई हमारी पहली लाइन, और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही चलेगी, कुछ ऐसी, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन क्या करेगी, एक दूसरे को ओवरलैप कर देगी, एक के ऊपर चलेगी। तो क्या कहलाएंगे उसको, संपाती रेखाएं, जो एक से ज्यादा पे कट करेगी। देखो बार बार कट कर रही है, वो हर जगह कट कर रही है, तो एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएंगे, ठीक है। आज यहाँ पे हमने कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि आप हिंदी में भी पढ़ाया करिए, तो आज हमने हिंदी में भी शुरू किया है। तो आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ये 100% आएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन के और बढ़ेंगे इसके। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको तीनों की तीनों रटने पड़ेंगे, याद होना चाहिए आपको। ये नहीं समझ में आएगा तो आगे के क्वेश्चन आपको नहीं बनने वाले, क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 जो है वो इसके ऊपर ही बेस है, ठीक है। हम पहले 5.2 करेंगे, उसके बाद 5.1 करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, जब अद्वितीय हल हो तो a1/a2 और b1/b2 क्या होगा, बराबर होगा।
दूसरी कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसका आंसर नहीं निकलता। उसमें क्या होगा, A1/A2 और B1/B2 बराबर आ जाएगा, बट C1/C2 बराबर नहीं आएगा। और जो हमारी तीसरी कंडीशन है वो क्या है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। मतलब लाइंस क्या रहेगी, ओवरलैप करेगी एक दूसरे के ऊपर, मतलब रेखाएं संपाती रहेगी, लाइंस कोलिनियर रहेगी। और इसको क्या कहा जाएगा, जब अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों कंडीशंस पढ़ ली है। आप लोग के लिए ये एक छोटा सा होमवर्क है जो आपको इसको लिखना है और रिवाइज करना है पूरे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे और आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लग रहा है। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप बता दीजिए, ठीक है। और जिन जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। धन्यवाद।